Hello guys, how are you all? Welcome to my channel The Studious Kids. I am here again with a new video. As you can see on the screen, we are continuing our series of cost accounting, in which today we are doing labor turnover rate. In last video, we have completed the three methods of computing the wages, that is Halsey plan, Rowan plan and Taylor's differential wage rate system. So before starting the video, if you are a new viewer on the channel, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Let's start our today's video. First of all, we will see meaning. Meaning, labor turnover rate is defined as proportion of a firm's workforce that leaves during a particular period of time. It is the ratio of number of employees or laborers living in a period to the average number of employees or laborers of that period of time. It is the movement of workers into and out of an organization. Labor turnover rate is the ratio of employees who leave the enterprise in terms of average employees of that particular period. So एज़ यू ऑल नो, आप सबको पता है कि सेल्स टर्नओवर क्या है. तो सेल्स टर्नओवर ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा फर्म या हमारी एंटरप्राइज कितना प्रोड्यूस करती है, आउटपुट उसका कितना है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सेल करती है, वो हुआ सेल टर्नओवर. लेकिन लेबर टर्नओवर में हमें वो नहीं ढूंढना है. लेबर टर्नओवर में हमें ये ढूंढना है कि पूरे ईयर या पूरे मंथ या जो भी पीरियड दिया है उस पीरियड के अंदर हमारी एंटरप्राइज के लेबर में कितने परसेंटेज चेंज आया, ये हम फाइंड करेंगे. कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉयज़ कंपनी की पूरी लाइफ टाइम के लिए साथ नहीं रहता. कभी ना कभी आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स वो कोई ना कोई रीज़न से लीव कंपनी को छोड़ता है. और ये पूरे जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के जाते हैं, लीव करते हैं, उनका जो परसेंटेज निकालेंगे हम, उसे कहेंगे हम लेबर टर्नओवर रेट. अगर समझो एक वर्कर आज कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो उसके सामने कंपनी को एक न्यू रिप्लेसमेंट उसका लाना ही पड़ेगा. अगर उसकी प्लेस जो छोड़ के गया उसकी इतनी इम्पोर्टेंट है तो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट टू ब्रिंग रिप्लेसमेंट फॉर दैट. अगर वो रिप्लेसमेंट ना आया तो वो कंपनी को ही लॉस दे सकता है. नाउ ये जो हम रेशियोज़ ढूंढेंगे कि भाई पूरे ईयर में या पूरे गिवन पीरियड में कितने वर्कर्स गए, कितने वर्कर्स न्यू रिक्रूट हुए या कितने वर्कर्स रिप्लेस्ड हुए, दोनों एक ही, न्यू रिक्रूट करना या रिप्लेस करना, दोनों में सिर्फ एक ही बात अलग है कि उनके दो वर्ड्स अलग अलग चूज़ किए गए. रिक्रूट माने पुराने को लीव किया हमने, रिटायर किया या उसे निकाला और उसके सामने नए लिए, तो वो हुए रिक्रूट. शायद ऐसा भी हो सकता है कि पुराने को ना निकाले और अंडर एक्सपांसन स्कीम वी विल रिक्रूट सम वर्कर्स. सो लेबर टर्नओवर रेट ये है कि आपके एंटरप्राइज में जो काम कर रहे वर्कर्स है, जो वर्क फोर्स है, वो एक पूरे पर्टिकुलर टाइम में कितने परसेंट लीव होते हैं उसका प्रोपोर्शन, इन सिंपल टर्म्स. सो नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन द लेबर टर्नओवर रेट हाई. अगर ये लेबर टर्नओवर रेट हाई हुआ तो क्या? It is important that a company's labor turnover rate must be leveled. High labor turnover rate reflects that the management is paying or spending unnecessary cost or expenditure on labor. एक कंपनी के प्रोग्रेस के लिए उसका लेबर टर्नओवर रेट एक लिमिट में होना, एक लेवल में होना काफ़ी ज़रूरी है. और अगर ये हाई हुआ तो ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी अपने लेबरर्स पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे बेफिजूल खर्च कर रही है और बेफिजूल ही उन्हें बदल रही है. ज़रूरत ना होने पर भी उन्हें चेंज कर रही है, उनको निकाल रही है कोई रीज़न ना होने पर. और अगर ये है कि भाई आपका लेबर, एक एंटरप्राइज का लेबर टर्नओवर रेट हाई है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा? तो आप जो पुराने और जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं, आप उन्हें निकाल के नए रख रहे हैं. इसका मतलब कि जो पुराने, जो आपके मशीन्स, आपके प्रोडक्ट से जो ट्रेंड थे, उनकी जो एक एफिशिएंसी लेवल थी वो ऑब्वियसली काफ़ी हाई होगी जो नए आएंगे उनसे.
सो आपको अगर न्यू रिक्रूट कर रहे हैं तो उन पर ज़्यादा खर्चा करना होगा, ट्रेनिंग का, फिर मोटिवेशन का, फिर उनकी बेसिक सैलरीज जो रेगुलर होती है वो। सो आपकी अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। दिस विल डायरेक्टली इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट विच लीड्स द टोटल कॉस्ट विच अल्टीमेटली रिड्यूस द कंपनीज प्रॉफिट। सीधी बात है, अगर एक मैनेजमेंट ज़रूरत से ज़्यादा या काफ़ी फ्रीक्वेंट टाइम में लेबर्स को चेंज करता रहेगा तो सेम लेबर सेम सैलरी पे स्केल में नहीं आएगा, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी या थोड़ी सी कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ज़्यादा या नहीं भी हो सकती, लेकिन वो कंटिन्यूसली अगर एक्सपेंडिचर करता रहेगा इस पर तो ये डायरेक्टली उसके प्रोडक्शन कॉस्ट पे असर करेगा। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा तो सीधा सीधा उसका जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट है एक प्रोडक्ट पर वो भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी सिंपल, अगर अपना कॉस्ट बढ़ा, अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा तो कंपनी का प्रॉफिट सीधा डाउन चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द लेबर टर्नओवर रेट, because as you see that if the labor turnover rate is high, it will directly affect the company's efficiency and company's profit. Once you can say that efficiency can be increased by allowing more employees, but if you allow more employees you will have to pay them more salary, and ultimately this all the doing will affect your company's profit. So this is what happens if the LTR, that is labor turnover rate, is high. Now ये labor turnover rate क्यों होता है, क्यों लेबर्स हमें हमारी कंपनी को छोड़ के जाते हैं, क्यों लीव करके जाते हैं, उसके रीजंस देखते हैं, कॉजेस देखते हैं। कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, सो दो कॉजेज हैं। इफ़ यू हैव टू रीड मोर यू कैन फाइंड मोर देन टू, बट हियर आई हैव टेकन टू कॉजेज, द मेन जो कह सकते हैं वो मैंने लिए हैं। सो फर्स्ट है अवॉइडेबल कॉजेज़, कि जो कॉजेज़ हम अवॉइड कर सकते हैं कि भाई उसके कॉम्प्रोमाइज़, हम जो मैनेजर है एम्प्लॉयर वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्हें रख सकता है। जैसे हो गया जॉब डिससेटिस्फैक्शन, फिर है हियर देयर इज़ इनअप्रोप्रिएट वेजेस, एंड थर्ड इज़ लैक ऑफ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, एंड फोर्थ इज़ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। नाउ जॉब डिससेटिस्फैक्शन इज़ व्हाट एक वर्कर है जो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड है, क्यों? तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे सुपरवाइजर्स या सुपीरियर्स से रिलेशन ठीक ना होना, या फिर रूड बिहेवियर ऑफ सुपीरियर्स। उसके सिवा हो गया हैवी वर्किंग लोड, या कह सकते हैं कि एक्सेट्रा जो भी रीजंस है कि जो जिससे वो डिससेटिस्फाइड हो रहा है। उसी में एक ये भी है कि अप्रोप्रिएट वेजेस, और यू कैन से इनअप्रोप्रिएट वेजेस। वर्कर को अपने जो काम कर रहा है उससे अप्रोप्रिएट वेज नहीं मिल रहा है, उसे जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तो सीधी बात है वो हमारी एंटरप्राइज छोड़ के दूसरी एंटरप्राइज में जाएगा कि जहां उसे अच्छा वेज और अप्रोप्रिएट वेज मिलेगा। नाउ लैक ऑफ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट एक वर्कर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक वर्किंग एनवायरनमेंट हुआ तो ही एक वर्कर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। वर्किंग एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट, एक अच्छा सा माहौल कि जिसमें वो पीसफुली अपना जो वर्क है, जैसे अगर वो सर्विस डिपार्टमेंट से तो वो अपना पेपर वर्क कर सके, या अगर वो फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट से वो अपना प्रोडक्शन कर सके, उसे टाइम टू टाइम टोका ना जाए, उसे डिस्टर्ब ना हो जाए, वो क्या कि वो अपने प्रोडक्शन पे एक लिंक बना सके, उसे कहेंगे गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप भी है कि सुपीरियर से कैसे रिलेशनशिप है, फिर हो गया कि भाई बेसिक फैसिलिटीज़ भी इसमें आ सकती है, फिर जो सब ऑर्डिनेट्स है वो कैसे हैं, फिर वो जो प्रोडक्शन की प्लेस है, जो बैठ के वहाँ पे जो अपना प्रोडक्टिव वर्क करते हैं वो कैसा है, ये भी सब इसमें इंक्लूड हो गया। फोर्थ इज़ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। नाउ अगर एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पूरी और 100% कंफर्टेबली बेसिक फैसिलिटी दी जाए। बेसिक फैसिलिटीज़ माने वो कि जिसमें हो गया वॉशरूम्स हो गए, पीने का पानी का वाटर रूम हो गया, फिर हो गया परफेक्ट टाइम हो गया, फिर अगर कंपनी बड़ी है तो कैंटीन हो गए, फिर खाने पीने की चीज़ें हो गई, प्रॉपर ब्रेक हो गए, मशीन्स हो गए,
फिर अगर वो लोग कार या कुछ टू व्हीलर्स पे आता है तो प्रॉपर पार्किंग, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फैंस, लाइटिंग, क्योंकि उन्हें अगर गर्मी होगी तो शायद उन्हें फ़ैन की ज़रूरत पड़े, तो ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ है। अगर एक कंपनी में ये नहीं होंगी तो भी एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इन बेसिक फैसिलिटीज़ के बिना इसके सिवा काम करना मुश्किल, नामुमकिन है। क्योंकि अगर आपके पास लाइटिंग ना हो तो यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। So these are the basic facilities. Now let's turn to the अनअवॉइडेबल कॉजेज़ कि जो कॉजेज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। वो नेसेसरी है, एसेंशियल कॉज है कि हाँ भाई चलो ये हुआ तो जाना ही पड़ेगा। तो उसमें फर्स्ट है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट अगर एज हो गई तो शायद एक एम्प्लॉयर अगर चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 6 महीने तक वो रिटायरमेंट को एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन उसके बाद वो करना नहीं पड़ेगा, वो करेगा भी नहीं, क्योंकि एज्ड एम्प्लॉय है, उसे रिस्क देना, उसे एम्प्लॉय रखना, उससे अच्छा वो नया रिक्रूट करेगा। सो ये एक अनअवॉइडेबल कॉज है। फिर डेथ, इन दिस आई हैव टू नॉट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, यू ऑल नो दिस। अगर डेथ हुई तो फिर सीधी बात हमें कोई नया ही लाना पड़ेगा। फैमिली माइग्रेशन और डोमेस्टिक इश्यूज़। नाउ अगर एक एम्प्लॉय शायद यू ऑल नो दैट migration means what a person comes to another city or another place to or another country. सपोज़ एक वर्कर जो है राजस्थान से वो गुजरात में आके काम कर रहा है, और बाय समाउ उसे गुजरात के जो एक्सपेंसेस है उनकी फैमिली पे हो रहे हो, वो रेंट पे रह रहा है, उसे खाने पीने का खर्चा उसे नहीं हो रहा है, कॉप अप नहीं कर पा रहा है अपनी सैलरी में, तो सीधी बात है वो गुजरात छोड़ के अपने राजस्थान, अपने जो होम टाउन है वो वापस चला जाएगा। तो ये हुआ फैमिली माइग्रेशन। और हो सकता है डोमेस्टिक इश्यूज़। डोमेस्टिक इशू में होगा कोई फैमिली मेम्बर की हेल्थ बिगड़ जाए गांव में, या फिर गांव में ही कुछ और इशू हो जाए, छोटा वाला लैंड और बिल्डिंग का कुछ इशू हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डोमेस्टिक इशूज़। इशूज़ रिलेटेड टू फैमिली आर डोमेस्टिक इशूज़। द फोर्थ इज़ डिस्चार्ज ऑन द डिसिप्लिनरी रीजन्स। नाउ ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ऊपर हमने 3 देखे वो एकदम क्लियर थे, लेकिन डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी बेसिस और रीजंस। एक एम्प्लॉय का अगर डिसिप्लिन या उसका कोड ऑफ कंडक्ट, या हम कहें कि उसका बर्ताव, बिहेवियर कंपनी से मैच नहीं खा रहा है, या वो कुछ फॉल्टी काम कर रहा है, तो कंपनी को उसे 100% विदाउट एनी डाउट उसे निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उसे रखेंगे तो कंपनी अल्टीमेटली वो कंपनी को लॉस करेगा। इसलिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इफ़ अ एम्प्लॉय इज़ unprofitable or unproductive to a company or to a firm, the firm will 100% kick him out. So ये हुए कुछ causes, avoidable and unavoidable. Now let's see the illustrations. Before starting the illustration, I hope that you will know the introduction and the causes. Here I am not going any deep points because our main focus is on the practical sums. In future I will 100% do my deep conversation with you in any topic in your course, that मैं आपके कोर्स में 100% डीप जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और जो हमारी एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी नज़दीक आ रही हैं। इसलिए टिल फॉर नाउ we will just focus on the practical sums. So let's move to the practical sums or illustrations. Before the illustrations we will see the methods. लेबर टर्नओवर रेट। अगर लेबर टर्नओवर रेट करने में हमें 3 मेथड्स दी गई है, या 3 मेथड्स हैं। एज यू ऑल नो, द फर्स्ट इज सेपरेशन मेथड, सेकंड इज रिप्लेसमेंट मेथड, एंड द थर्ड इज जॉइंट मेथड, और यू कैन से फ्लक्स मेथड, और यू कैन ऑल्सो से ड्यूअल मेथड। ये तीनों में एक ही के नाम है, जॉइंट मेथड, फ्लक्स मेथड और ड्यूअल मेथड। और देयर इज़ ऑल्सो वन नेम दैट इज़ कॉम्पोजिट मेथड। कई टेक्स्ट बुक्स में मैंने रीड किया है, उसे कॉम्पोजिट मेथड भी कहा गया है। सो लेट्स सी द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द 3 मेथड्स। एज पर सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेट, नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग अ पीरियड। Labor turnover rate is equals to number of separation during a period divided by average number of worker during that period into 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालेंगे इसलिए into 100 करेंगे।
सो इसका फॉर्मूला है, जितने भी एक ईयर में सेपरेशंस हुए उसे हम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से डिवाइड कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 से, इसलिए जो भी हमारा परसेंटेज होगा वो हमें लेबर टर्नओवर रेट का मिल जाएगा। वेयर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू वर्कर एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड प्लस वर्कर एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइड बाई 2। नाउ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अब शायद अपन ढूंढ रहे हैं कि मार्च महीने का लेबर टर्नओवर ढूंढ रहे हैं, मार्च मंथ का। तो 1 मार्च को हमारे पास 50 लेबर्स हैं और 31 मार्च को हमारे पास 50 लेबरर्स हैं। तो ये दोनों हुआ, जो 1 मार्च को होंगे वो बिगनिंग ऑफ द मंथ होंगे और जो 31 को होंगे वो होंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 100 मिला डिवाइड बाई 2 हमें मिल जाएगा 50, जो होगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सो इट इज़ वेरी इजी, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन। लेट्स सी द नेक्स्ट फॉर्मूला एज पर रिप्लेसमेंट मेथड। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड इंटू 100। फॉर्मूलाज दोनों की सेम है, नीचे यानी डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड ही हमें लिखना है और ऊपर हमें उसमें सेपरेशन नंबर थे, इसमें रिप्लेसमेंट नंबर्स हैं और इनटू 100। नाउ जॉइंट मेथड और फ्लक्स मेथड दोनों का टोटल है, टोटल मीन्स एडिंग। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड into 100. Here I have forgotten to write into 100, but in exam you must write into 100 or your marks will cut. नंबर ऑफ सेपरेशंस हम नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट से प्लस करेंगे और उससे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करके हमें हमारा लेबर टर्नओवर रेट मिलेगा। सो लेट अस सी द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में मैंने एक ऐसा इलस्ट्रेशन लिया, इस इलस्ट्रेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए तीनों मेथड से सॉल्व कर दिया है, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं लिए, तीनों मेथड से ये सम सॉल्व कर दिया है, सो दैट हमारा टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ आई एम रीडिंग द इलस्ट्रेशन 1। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ first separation method, second replacement method or third flux method. Here you can find any vocabulary mistake और आपको यहाँ पे शायद n 2 बार दिखेंगे, so ignore that, we'll just focus on the words. Third is flux method. Now the information given is number of workers at the beginning of the year, it is 400. Number of workers at the end of the year 350. Now वर्कर्स हु सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो वर्कर्स सेपरेट हो गए वो है 50 और नंबर ऑफ न्यूली रिक्रूटेड ऑन द प्लेस ऑफ वर्कर्स हु लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर, न्यू रिक्रूटमेंट्स जो हमने की पूरे साल में वो दिए वो है 40। नाउ फर्स्ट एज पर द सेपरेशन मेथड, हियर आई हैव अपलोडेड द पिक ऑफ माई ओन सम विच आई हैव डन अर्लियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कि जो है उसकी जिसकी फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड डिवाइड बाय 2। नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगनिंग थे 400, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड है 350 डिवाइडेड बाय 2 कि जो उसका प्लस करेंगे हम 750 हमें मिला, डिवाइड बाय 2 करेंगे हमें 375 मिलेगा। नाउ पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड divided by average number of workers of that period of that month into 100 is equals to put the values। number of separations है 50 और average numbers हमने find किए जो 375 multiply by 100। so now 50 divided by 35, when you solve it you will get 13.3333, it means simple 13.33%। so in last you can write a note or you can write a sentence, through the separation method our labor turnover rate is 13.33%। now let us see from
द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड हमने पहले ही एवरेज फाइंड कर ली है, इसलिए हम वापस एवरेज फाइंड नहीं करेंगे। नाउ डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। सो 40 हमारे पूरे जो सेपरेशन से सॉरी ईयर नॉट सेपरेशन ईयर रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेसमेंट है वो है 40 डिवाइडेड बाय 375 हम रखेंगे, जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है, मल्टीप्लाई बाय 100, और जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 10.66667, और यू कैन गेट मोर 6 देन आई हैव सेड। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 10.67%. So as per the replacement method our labor turnover rate is 10.67. Now let us see the joint method or flux method. हमने पहले ही एवरेज नंबर कर लिया है फाइंड, इसलिए हम वापस नहीं करेंगे। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेपरेशन से 50, रिप्लेसमेंट से 40, दोनों का ऐड करेंगे मतलब 90 डिवाइडेड बाय 375 मल्टीप्लाई बाय 100। 90 डिवाइडेड बाय 375 यू विल गेट 0.24, और उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 24%। सो दैट यू कैन राइट एज पर द जॉइंट मेथड आवर लेबर टर्नओवर रेट इज 24%. सो इट इज़ वेरी इजी एग्जाम्पल, बट इन एग्जाम यू विल आस्क टू फाइंड मोर देन दिस। ये तो मैंने डायरेक्ट ही आपको पूरी वैल्यूज़ दे दी थी और सीधा पुट द फॉर्मूला पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर्स वाला हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हार्ड पूछेंगे, बट इफ़ यू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स you can solve any problem. Now let us see the illustration number 2. From the following information obtain labor turnover rate. क्या इन्फॉर्मेशन दी है? तो वर्कर्स एट मार्च 1st 3500, number of workers who left the firm 800, and the third is total number of appointments or you can say recruitments in March 500. हमें 1 मार्च को जितने वर्कर थे वो दिया है, फिर नंबर ऑफ़ वर्कर जो छोड़ के गए जो सेपरेट हुए वो दिया है, और लास्ट में हमें दिया है कि न्यू रिक्रूटमेंट्स या अपॉइंटमेंट्स, जिससे हम कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट्स हमने रिप्लेस किए हैं, वो कह सकते हैं क्योंकि हमने हमारे पुराने जो हैं उन्हें लीव किया है और उसी के सामने हमने नए को रिप्लेस किया होगा। सो बाय यूजिंग all the 3 methods we have to obtain the LTR, बट इसमें एक वैल्यू नहीं दी गई है कि कौन सी वैल्यू है वो, तो वो वैल्यू है क्लोजिंग वर्कर्स, और यू कैन से नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ दैट मंथ और एट द एंड ऑफ द मार्च 31st। हमें वो फाइंड करने के लिए एक चीज़ करनी होगी, एक छोटा सा टेबल टाइप, और वो टेबल है नंबर ऑफ़ वर्कर्स एट द बिगनिंग जो थे 3500। नाउ उनमें से हमें क्या लेस करना होगा, तो लेस 800। कौन से 800 की? जो वर्कर्स फर्म को छोड़ के चले गए। फिर हमारे पास बचे 2700, फिर उसमें हमें प्लस करना होगा हमारी टोटल अपॉइंटमेंट्स की, हमने जितनों को अपॉइंट किया वो है 500, और उसका जो टोटल आएगा 322 वो बताएगा कि हमारे पास करंट कितने लेबरर्स हैं, या यू कैन से क्लोजिंग लेबरर्स कितने थे, कि वो हमें मिलेंगे 3200। नाउ इन शॉर्ट टर्म द कंपनी कैन एक्वायर लेस लेबर्स। हियर आपने देखा इलस्ट्रेशन में 800 हो गए, उसके सामने उसने 500 रिक्रूट किए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे और 300 भी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए कई वर्कर्स को वर्कलोड ज़्यादा दे के काम किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें एक वर्कर को स्पेशली एक वर्कर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। बट दैट इज़ नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न, we'll just relate to the answer, that is 3200. Now average number of workers is equals to, put the formula, number of workers at the beginning of the year, number of workers at the end of the year. बिगनिंग में थे 3500, एंड में है 3200, दोनों को प्लस किया 6700 डिवाइडेड बाय 2
we will get average number of workers is equals to 350 3350 वर्कर्स एवरेज पे मिले. नाउ एज पर द सेपरेशन मेथड हम करेंगे लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू ऑल यू नो नंबर ऑफ सेपरेशंस. हियर आई हैव नॉट रिटन द फुल फॉर्मूला but you have to return full formula in your examination. Number of separations divided by average number of workers in month multiply by 100. So number of separations है 800 divided by average number है 3350 और multiply by 100. इसका पूरा कैलकुलेशन करने पे आपको 23.8 और समथिंग you will get 79 और 76 या 7678 आप उसे 88 ही कर सकते हैं. सो आवर लेबर टर्नओवर रेशियो और लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू 23.88. नाउ एज पर द रिप्लेसमेंट मेथड लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. हियर आई हैव फॉरगॉटन टू मेक लाइन. यस, number of replacements divided by average number of workers in 200. number of replacements हैं 500 divided by average number की जो है 3500 और multiply by 100. 500 divided by 3350 sorry I have earlier said 3500 but वो है 3350. उससे डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 0.1492 और समथिंग एल्स. तो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 14.92. तो एज पर रिप्लेसमेंट मेथड हमारा जो लेबर टर्नओवर रेट है वो हुआ 14.92. नाउ एज पर द जॉइंट मेथड लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशंस इन अ मंथ प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स इन अ मंथ डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100. नंबर ऑफ सेपरेशंस है 800, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स है 500 और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स की जो है 3350. दोनों को प्लस करेंगे हमें मिलेगा 1300. नाउ 1300 डिवाइडेड बाय 3350 मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल अल्टीमेटली गेट 38.81 और यू कैन ऑल्सो गेट 38.8769 और एल्स अगर 5 से ज़्यादा डिजिट हुई तो उसकी एक डिजिट हम बढ़ा देंगे, इसलिए 38.81 इज़ आवर फाइनल आंसर. नाउ फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर लास्ट स्लाइड एंड द लास्ट इलस्ट्रेशन. इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन लिए और इसमें मैंने ट्राई किया कि मैं आपको हर एक मेथड, तीनों के 3 मेथड के 2 सम करवा दूं. एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन, द मीनिंग, द कॉजेज़, द फार्मूलाज एंड द इलस्ट्रेशंस. आपको पूरा जो है इसका कंटेंट वो आपको समझ आया होगा. और अगर नहीं समझ आया, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और यू कैन एनी रिकमेंडेशन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. द चैनल इज़ नाउ अपलोडिंग द वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सी द वीडियो. और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें. I will frequently post such videos and thanks for watching me. Thanks for watching the Studious Kids. Thank you everyone.